नमस्कार। अच्छा, विज्ञान का एक बहुत ही जाना माना नियम है कि द्रव्यमान यानी मास न तो बनता है न ही नष्ट होता है। सुनने में काफी सीधा लगता है ना? पर क्या ये बात हमेशा 100% सच होती है? चलिए आज इसी पर बात करते हैं और देखते हैं कि कैसे 20वीं सदी में इस सीधे साधे नियम में एक जबरदस्त मतलब चौंकाने वाला ट्विस्ट आया। चलिए एक बहुत ही सिंपल से सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सबके दिमाग में कभी ना कभी आया होगा। सोचिए, जब एक कैंपफायर में लकड़ियों का बड़ा सा ढेर जलता है तो आखिर में क्या बचता है? बस मुट्ठी भर राख। अब ये तो साफ है कि उस राख का वजन लकड़ी से कई कई ज्यादा कम होता है। तो सवाल ये है कि बाकी का मांस गया कहाँ? क्या वो बस हवा में गायब हो गया? ये सवाल सुनने में जितना सीधा लगता है ना, इसका जवाब उतना ही दिलचस्प और गहरा है। और पता है, ये कोई नया सवाल नहीं है। सच तो ये है कि ये पहेली हजारों सालों तक बड़े बड़े वैज्ञानिकों को भी परेशान करती रही। और इसकी वजह एक ऐसी चीज थी जिसे वो आसानी से ना तो देख सकते थे और ना ही तौल सकते थे। और वो चीज थी गैस। जी हां, गैसें। क्योंकि जब भी कोई चीज जलती है तो उसका एक बड़ा हिस्सा गैसों में बदल जाता है। और उस जमाने में उन गैसों का वजन करना, भाई वो तो लगभग नामुमकिन था। तो ठीक है, अब वक्त आ गया है इस रहस्य को सुलझाने का। और ये कहानी किसी जासूसी नॉवल से कम नहीं है, जिसका हीरो है एक बहुत ही ब्रिलियंट केमिस्ट। और ये हैं हमारे हीरो, एंटोनी लवोइजियर। इन्हें अक्सर फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी कहा जाता है। लवोइजियर ने ठान लिया था कि वो इस गायब होते हुए मास की गुत्थी को सुलझा कर रहेंगे। और उनका तरीका क्या था? उन्होंने सिर्फ चीजों को होते हुए नहीं देखा, बल्कि हर चीज का बिल्कुल सटीक माप लिया। लेवोइजियर का जो एक्सपेरिमेंट था ना, वो बहुत ही सिंपल था, लेकिन उसके नतीजे क्रांतिकारी थे। उन्होंने क्या किया, एक मोमबत्ती ली, उसे एक बड़े से कांच के जार के अंदर रखा और जार को ऊपर से एकदम सील कर दिया। मतलब ऐसा कि ना कुछ अंदर आ सके ना कुछ बाहर जा सके। फिर मोमबत्ती जलाने से पहले उन्होंने उस पूरे सेटअप का वजन किया। इसके बाद मोमबत्ती जली और फिर बुझ गई। अब बारी थी फिर से वजन करने की। और नतीजा क्या निकला? नतीजा ये था कि वजन बिल्कुल भी नहीं बदला था, 1 ग्राम भी नहीं। बस इसी एक छोटे से प्रयोग ने केमिस्ट्री की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इसने एक ऐसे फंडामेंटल नियम को साबित किया जिसे हम सब आज भी अपनी साइंस की किताबों में पढ़ते हैं। और वो नियम था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब ये नियम कहता क्या है? ये कहता है कि किसी भी क्लोज्ड सिस्टम में, मतलब एक ऐसा सिस्टम जो पूरी तरह से बंद हो, उसमें मास न तो कभी पैदा होता है और न ही कभी खत्म होता है। वो बस अपना रूप बदलता है, एक चीज से दूसरी चीज बन जाता है, लेकिन रहता उतना ही है। चलिए इसी सिद्धांत को एक और सिंपल से मॉडर्न एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसे आसानी से घर पर भी किया जा सकता है। तो मान लीजिए हम एक जिपलॉक बैग लेते हैं, उसे खुला रखते हैं और उसमें थोड़ा बेकिंग सोडा और सिरका मिला देते हैं। रिएक्शन शुरू होने से पहले वजन है मान लीजिए 50 ग्राम। रिएक्शन के बाद वजन घटकर हो गया करीब 47 ग्राम। अरे, ऐसा लग रहा है जैसे मास सच में गायब हो गया। लेकिन अब रुकिए, अब यही एक्सपेरिमेंट हम दोबारा करते हैं, पर इस बार बैग को अच्छी तरह से सील कर देते हैं, बंद कर देते हैं। अब नतीजा देखिए, रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद मास लगभग उतना का उतना ही है। इससे साफ पता चलता है कि जब रिएक्शन में बनी गैस को बाहर निकलने से रोक दिया गया तो कुल मास भी जस का तस रहा, बिल्कुल लेवोइजियर के एक्सपेरिमेंट की तरह। और बस यहीं पर हमारी शुरुआती पहेली का जवाब छिपा है। कैंप फायर में जलने वाली लकड़ी का मास असल में गायब हुआ ही नहीं था। वो तो बस धुएं और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों में बदल गया और हवा में मिल गया। अगर हम उस पूरी हवा और धुएं को भी तौल पाते तो वजन उतना ही निकलता। लेवोइजियर ने यही तो साबित किया था। तो ठीक है, ये तो हुई बड़े लेवल की बात जो हमें दिखती है। लेकिन जरा और गहराई में चलते हैं, मतलब एटॉमिक लेवल पर। आखिर परमाणुओं के स्तर पर असल में हो क्या रहा है? देखिए, जॉन डाल्टन जैसे महान वैज्ञानिकों ने हमें समझाया कि कोई भी केमिकल रिएक्शन असल में एटम्स का एक खेल है। ये एक तरह से डांस पार्टनर्स बदलने जैसा है। कोई भी एटम न तो बनता है न ही खत्म होता है, वो बस अपनी जगह बदलते हैं, नए पार्टनर्स के साथ जुड़कर नए मॉलिक्यूल बना लेते हैं। चलिए मीथेन गैस के जलने का उदाहरण लेते हैं। स्क्रीन पर इस टेबल को देखिए।
ये एक तरह का बही खाता है। रिएक्शन से पहले एक कार्बन एटम, रिएक्शन के बाद भी एक कार्बन एटम, हिसाब बराबर। पहले 4 हाइड्रोजन एटम, बाद में भी 4, हिसाब बराबर। पहले 4 ऑक्सीजन एटम, बाद में भी 4, मतलब एक भी एटम इधर उधर नहीं हुआ, हिसाब एकदम परफेक्ट। तो अब तक तो सब कुछ बड़ा सीधा साधा और सिंपल लग रहा था, है ना? लेकिन अब कहानी में आने वाला है एक बहुत ही जबरदस्त ट्विस्ट, एक ऐसा मोड़ जो 20वीं सदी के सबसे बड़े, सबसे मशहूर वैज्ञानिक की वजह से आया। तो अब असली सवाल ये उठता है कि क्या ये नियम, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमेशा हर हालत में लागू होता है या इसका कोई एक्सेप्शन भी है? और हैरानी की बात यह है कि इसका जवाब है नहीं। जी हां, ये हमेशा लागू नहीं होता। पता ये चला है कि नॉर्मल केमिकल रिएक्शंस में भी मास का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा एनर्जी में बदल जाता है। अब ये मात्रा इतनी ज्यादा कम होती है कि हमारे सबसे एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स भी इसे माप नहीं पाते, लेकिन टेक्निकली ऐसा होता जरूर है। और यहीं पर एंट्री होती है एल्बर्ट आइंस्टाइन की और उनके उस क्रांतिकारी विचार की जिसने दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया, मास एनर्जी इक्विवेलेंस। उनका वो मशहूर समीकरण तो सबने सुना ही होगा, E=mc²। इसका सीधा सा मतलब यह है कि मास और एनर्जी यानी द्रव्यमान और ऊर्जा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मास को एनर्जी में बदला जा सकता है और एनर्जी को मास में। तो यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी फ़र्क समझना होगा। देखिए, जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जैसे मोमबत्ती का जलना, उनमें मास का जो हिस्सा एनर्जी में बदलता है वो इतना मामूली होता है कि हम उसे नज़रअंदाज कर सकते हैं। लेकिन जब बात आती है न्यूक्लियर रिएक्शंस की, जैसे कि एटम बम का फटना या सूरज के अंदर होने वाली प्रक्रिया, वहाँ पर मास का एक अच्छा खासा मापने लायक हिस्सा ज़बरदस्त मात्रा में एनर्जी में बदल जाता है। इसीलिए आज के दौर में वैज्ञानिक सिर्फ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात नहीं करते। अब इसे और सटीक तरीके से कहा जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी। ये एक जुड़ा हुआ नियम है जो कहता है कि किसी भी बंद सिस्टम में मास और एनर्जी की कुल मात्रा हमेशा कांस्टेंट रहती है, स्थिर रहती है। और ये बात हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। सोचिए, अगर एक ऐसा नियम जो सदियों तक विज्ञान की बुनियाद माना जाता रहा, उसे भी अपडेट किया जा सकता है, तो आज हम जिन वैज्ञानिक सच्चाइयों को पत्थर की लकीर मानते हैं, उनमें से और कौन सी चीजें हैं जो भविष्य में बदल सकती हैं? क्योंकि विज्ञान कभी रुकता नहीं, वो हमेशा आगे बढ़ता रहता है। इस बारे में जरूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।